वर्ल्ड वॉर 2 के समय मूंगफली के दाने जैसा छोटा दिखने वाला जापान जब यूएस जैसे एडवांस देश के हाथों पूरी तरह तबाह हो चुका था। ये टाइम था सन 1945 और आज का टाइम है 2025। तो इन 80 साल में जापान ने ऐसा क्या कर दिया कि जापान इंडिया से टेक्नोलॉजी में 100 साल आगे है या फिर उससे भी ज्यादा। इसका आंसर है माइंडसेट। जापान के लोगों का माइंडसेट था इनोवेशन पर। लेकिन इंडिया इतना रिच होने के बावजूद अपने कॉम्पिटिटर से इतना पीछे क्यों है? इसके 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है इंडियन पॉलिटिक्स और तीसरा है इंडिया के लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है। पहला एजुकेशन, दूसरा प्रॉपर सिस्टम। एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसा सिखाया जाना चाहिए जो हमारी रियल लाइफ में काम आए। हमें पढ़ाया जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है जो कि कभी नहीं चाहते थे कि हम इंडियंस कुछ नया कर सके, और आज भी हमारा इंडिया उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता आ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने अपने 12 साल स्कूल में वेस्ट करे? हमारे स्कूल कॉलेज में वही सब पढ़ाया जा रहा है जो 100 साल पहले पढ़ाया जाता था। वही करिकुलम हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। जो सिलेबस आपके मम्मी पापा ने पढ़ा है वही सिलेबस आप लोग भी पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? वही 100 साल पुरानी चीज़ें पढ़ने से या टाइम के साथ साथ कुछ नया सीखने से? हम लोग कॉलेज आते हैं, कॉलेज वाले दे देते हैं हमको असाइनमेंट 10-10 पेज का। कई महान कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ 50-50 पेज का असाइनमेंट मिलता है। अगले दिन वो असाइनमेंट चल जाता है कबाड़ी के पास। फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन अपने आप में ऐसा वर्ड है जो आपके स्कूल कॉलेज वालों ने कभी सुना भी नहीं होगा, जो कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप आज कुछ भी कोर्स कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आपकी अच्छी जॉब लग सके, अच्छे पैसे कमा सको, अच्छे से अमीर बन सको। यार मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप 2 लाख महीने का भी कमा रहे हैं ना, तो बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। चलो मैं आपको फाइनेंस का एक रूल बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। आपने रूल ऑफ 72 सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता दूं। अगर आपको ये जानना है कि आपके पैसे कितने टाइम में डबल होंगे, आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर आपको जानना है कि आपका पैसा 2 लाख कब होगा, तो आप मैथ्स के बड़े बड़े फॉर्मूले लगाओगे, फिर हर साल का निकालोगे, इतना रिटर्न है उतना रिटर्न है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक रूल सीखा होगा, रूल ऑफ 72। आपको जितना भी रिटर्न मिल रहा है या जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे कितने टाइम में डबल होंगे। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर हम 8% एनुअल रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है, तो आप 72 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आपका 9 ईयर में पैसे डबल होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से 18% का रिटर्न मिल रहा है तो उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब है कि आपके 4 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, कुछ मुश्किल था इसमें? कितना आसान था, सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हो सकता है आप शुरू में मेरे से एग्री ना करें, लेकिन अगर बाद में आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं से 9% पे लोन ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर आप कहीं से 9% पे लोन ले रहे हैं, 9% पे, और अगर आप उसको एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को 6% मिलता है हमको एफडी में, ठीक है, मतलब आपने 9% पे पैसे लिए और 6% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये बात कई लोगों के ऊपर से जाएगी कि यार 9% पे हमने लोन लिया है और उसको अगर 6% पे इन्वेस्ट कर देंगे तो प्रॉफिट कहाँ है, तो सीधा सीधा 3% का लॉस है। लेकिन होता क्या है ना गाइस, जो हमारा लोन होता है तो उसकी ईएमआई मतलब इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि हमारा लोन का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो वो आप एक्चुअल में देखें तो कम नहीं होगा, तो उसको फिर इसी तरह से एडजस्ट कर दिया जाता है कि उसकी ईएमआई फिर कम ही बनती है। लेकिन अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इस वजह से आपको कम परसेंट पे इन्वेस्ट करके भी लोन से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने अभी आपको ऐसे शॉर्ट में बताया। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। तो यार ये काफ़ी छोटी छोटी बातें होती है जो हमको लाइफ में काफ़ी आगे लेके जा सकती हैं। तो जो हमारी लाइफ में सही में काम आने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ तो हमको कोई समझा ही नहीं रहा है, कोई हमें बता ही नहीं रहा है, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा फिर? आज की डेट में लोग नल्ले और बेरोजगार घूम रहे हैं और बोल रहे हैं नौकरियां नहीं। वो बोलते हैं कि सरकार बेकार है। अबे जब तुम्हारे अंदर ही कोई स्किल नहीं होगी तो तुम्हें कोई नौकरी क्यों देगा? कई लोग 10वीं फेल हैं, 12वीं फेल है, चलो अब तो पास भी होने लग गए हैं, तो 33% ले आ रहे, 35 ले आ रहे, 40% ले आ रहे, और फिर वो बोल रहे हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। अबे कोई तुम्हें नौकरी क्यों देगा भाई जब तुम्हारे अंदर ही कोई स्किल नहीं होगी? कंपनी वाले अपना लॉस थोड़ी ना कराएंगे तुम्हें हायर करके। टीसीएस ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारी कंपनी में 80,000 वैकेंसीज खाली हैं, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए कोई स्किल्ड वाले बंदे नहीं मिल रहे। तो कंपनी वाले खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसीज तो खाली हैं, लेकिन उन्हें फुलफिल करने के लिए कोई स्किल्ड पर्सन्स नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले डेटा सामने आया तो उसमें ये पता चला है कि हर साल जितने लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनमें से 80% आर जॉबलेस। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी 80% लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही है। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें से 83% लोग की एज तो 34 से कम है, मतलब हमारा यूथ ही सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो आप समझ सकते हैं जब हमारा 83% यूथ नल्ला घूम रहा है
तो हमारा डेवलपमेंट भला कैसे होगा। इंडिया में 25 साल पहले 35% लोग अनएम्प्लॉयड थे, जो कि आज की डेट में बढ़ के 63% हो गए हैं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, इतनी तो स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन भी नहीं है। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड इंडिया से टेक्नोलॉजी में कई गुना आगे है। और जो ये अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, इंडिया का ग्रोथ इंजन बनने की जगह देश पे बोझ बनने की तैयारी में है। जापान चाइना तो छोड़ो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम बाद हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे होंगे। अगर आप बीटेक में देखो तो हर साल 15 लाख से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और उनमें 10 में से सिर्फ एक जने की जॉब लग रही है, बाकी सब खाली घूम रहे हैं। इसका रीजन ये है कि 80% लोग तो रट्टा मार के पास हो रहे हैं, इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करना आता ही नहीं है। एमपी में तो ये परसेंटेज 93 तक पहुंच जाता है। इंडस्ट्री काफी आगे चली गई है और कॉलेज वाले वही 20 साल पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो जब हमें कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलेगा तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, इंडिया में डेवलपमेंट होता है इलेक्शंस के लिए। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम से ही छुटकारा नहीं मिलता। पहले हिंदू और मुस्लिम तो आपस में लड़ते ही थे, अब तो राहुल गांधी SC ST OBC वालों को भी बीच में लाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी बोलता है अभी तक कोई भी मिस इंडिया SC ST वालों में से कोई नहीं बना है। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है ना आदिवासी ना OBC, कोई नहीं। मतलब राहुल गांधी को फिल्म इंडस्ट्री में भी रिजर्वेशन चाहिए। मतलब आर यू किडिंग। देखो यार, इंडिया में लैक ऑफ डेवलपमेंट का एक ये भी रीजन है रिजर्वेशन। मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो भी होते हैं या और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो जिसके 80% आते हैं उसको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन अगर किसी के 50 आ जाते हैं तो उसको जॉब मिल जाती है। तो जो बंदा कैपेबल है लेकिन तुम उसको जॉब नहीं दे रहे हो, उससे कम वाले को जॉब दे रहे हो, तो जब सब आपस में लड़ने में लगे हुए हैं तो डेवलपमेंट कैसे होगा। इंडिया में लोग इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगेन राहुल गांधी, वो ठगाठग याद है ना। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। अबे वो देगा कहाँ से, उसने अपने घर के बाहर क्या कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है, हमारी तो पैसा है वो। और लोग भी ऐसे लालची हैं, वोट देके अगले दिन चले गए वहाँ पैसे लेने। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। जो इंसान खुद जीतने के लिए लोगों को हमारा ही पैसा दे रहा है, अगर वो PM बन गया तो वो तो अपने फायदे के लिए देश को ही बेच देगा किसी दिन। तो ऐसे इंसान को तो फिर टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। अब देखो यार, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो बात हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही सही बात आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि भाई तू ये गलत बोल रहा है। हमारे कंट्री के ट्रैफिक रूल्स पे बात करें तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपका चालान फट से कट जाएगा। और ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि हर इंसान हेलमेट पहने, ताकि अगर गिरे भी तो एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सिर में ज़्यादा चोट ना आए। अब भाई आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट तो रोड पे गड्ढे होने की वजह से ही होते हैं, तो क्या इसका भी फाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बंदे के पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो चालान काटो उसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब रोड में हमारी खराबी है तो उसको भी तो ठीक करना चाहिए। अब जैसे स्पोर्ट्स कार होती हैं तो काफ़ी महंगी होती है। अगर मैं लैम्बोर्गिनी की बात करता हूँ 4 करोड़ 5 करोड़, तो ऐसी गाड़ियों में सीधा 50% टैक्स होता है। मतलब अगर ये गाड़ी 2 करोड़ की होगी तो इसमें टैक्स वगैरह लग के ये 4 करोड़ तक आराम से पहुँचती है। मतलब जितना इस कार का एक्चुअल प्राइस है उतना तो इस पर टैक्स लग जाता है, सीधा डबल प्राइस हो जाता है। तो कोई बंदा 2 करोड़ की गाड़ी 4 करोड़ में लेता है और गाड़ी लेते टाइम वो RTO का टैक्स भी भरता है। तो RTO का टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ लगा के वो 2 करोड़ की गाड़ी आपकी 5 करोड़ की हो जाती है। और बदले में हमें सड़क कैसी मिलती है वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर कोई अमीर इंसान कोई एक्सीडेंट कर दे तो उसको बोला जाता है भाई तू ऐसे लिख दे, तुझे सजा नहीं मिलेगी। तो मतलब ये किस टाइप के रूल्स हैं। अगर हम लाइसेंस नहीं लेके जा रहे हैं तो हमारा चालान कटेगा, लेकिन अगर हम एक्सीडेंट कर रहे हैं तो भाई तुम ऐसे लिख दो, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। व्हाट इज़ दिस यार। आपको पता है आप कितना पैसा सरकार को दे रहे हो। अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हो तो सीधा आप 30% टैक्स दे रहे हो। मतलब आप 10 में से 7 दिन अपने लिए काम कर रहे हो और 10 में से 3 दिन आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। सरकार इतने से भी खुश नहीं है, आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स भी अलग से लगते हैं। आप कुछ भी खरीदने जाओ 18% GST एंड सेस अलग से। अगर आप 40-45 डिग्री वाले टेम्परेचर में कभी AC लेने जाते हैं तो आपको 28% GST देना पड़ता है, क्योंकि लग्जरी आइटम है भाई। अगर नॉर्मल पॉपकॉर्न खाते हैं उसमें 5% का GST, लेकिन अगर कैरेमल वाला नमक वाला पॉपकॉर्न आप खाएंगे तो 18% का GST। नमक और कैरेमल डाल के वो पॉपकॉर्न थोड़ा लग्जरी हो जाता है। आप चाहे कार खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, हर जगह आपको GST लग रहा है। आपसे कहीं ना कहीं 50% ऑफ योर इनकम टैक्स लिया जाता है। आज की डेट में किसानों पर 1% भी टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है यार, जो किसान कम कमा रहे हैं उन पे टैक्स मत लगाओ। इस बात का फायदा अमीर लोग उठा रहे हैं। शाहरुख खान की बेटी 12 करोड़ का प्लॉट लेती है और बोलती है मैं किसान हूं, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब जो लोग डिफेंडर और G वैगन में घूम
घूम रहे हैं और अपने आप को किसान बता रहे हैं, उन पर भी कोई टैक्स नहीं है और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स देते हैं। अमीर लोग अपना टैक्स बचा लेते हैं लीगल इलीगल तरीकों से। आधे से ज्यादा जनता ऐसी है कि वो इतना कम कमा रहे हैं कि उन पे टैक्स ही नहीं लगता है, बचे सिर्फ आप और हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं। और अगर हम कुछ बोलते हैं तो कई समझदार लोग ऐसे बोलते हैं, भाई अमेरिका में देखो इतना ज्यादा टैक्स, अमेरिका में लोग 50% टैक्स दे रहे हैं और हम इतना कम दे रहे हैं। भाई 50% टैक्स तो हम इंडिया में भी दे ही दे रहे हैं। चलो ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देना अच्छी बात है, सबको देना चाहिए, लेकिन अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले हमें अच्छी फैसिलिटी तो दो, रहने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो, गाड़ी चलाने के लिए अच्छी रोड तो दो। अमेरिका वाले टैक्स दे रहे हैं तो वहाँ पे उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, साफ हवा मिल रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपका वही हाल होने वाला है, जिस इंसान का 4 सिगरेट पी के रोज का हाल होता है वही आपका हाल होने वाला है अगर आप दिल्ली में रहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान 4 सिगरेट रोज की पी रहा है और अगर कोई इंसान सिगरेट नहीं पी रहा है लेकिन वो दिल्ली में रह रहा है, तो जो हाल 4 सिगरेट पीने वाले का होने वाला है वही हाल होने वाला है जो दिल्ली में रह रहा है। तो मतलब अगर हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो यार हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पॉल्यूशन के लिए कुछ करे, कुछ स्टेप्स ले। दिल्ली रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रह गया है। अच्छी हवा के लिए अगर आप एयर प्यूरीफायर लेने जाते हैं तो उस पर भी आपको 28% का GST देना पड़ता है, क्योंकि वो भी लग्जरी आइटम है। मतलब अगर आपको सांस लेनी है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग जाओगे तो आपको पता ही है वहाँ की हालत कैसी रहती है। सुलभ शौचालय सिर्फ नाम के सुलभ रह गए हैं, बाकी आपको पता ही है वहाँ कैसी हालत रहती है। जो लोग मिलियनेयर हैं, अमीर हैं, वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, गरीब लोग कोई टैक्स दे नहीं रहे, बचे हम मिडिल क्लास लोग जो टैक्स दे रहे हैं। और जो हम टैक्स दे भी रहे हैं उसका भी सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। आधे से ज्यादा पैसा तो ये लोग अपनी जेब में डाल रहे हैं। क्यों? एयर इंडिया लॉस में थी जब वो गवर्नमेंट के अंदर आती थी, लेकिन जैसे उसको टाटा ने खरीदा एयर इंडिया प्रॉफिट में आ गया। तो एयर इंडिया में ऐसा क्या है कि वो प्राइवेट के अंदर आते ही प्रॉफिट करने लगी और जब इतने साल से गवर्नमेंट के अंदर थी तो लगातार लॉस में थी। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन देती है, लेकिन आधे से ज्यादा ये राशन उन लोगों को मिल रही है जो करोड़पति है। मतलब करोड़ों की जमीन के मालिक होने के बावजूद ये लोग फ्री की राशन पेल रहे हैं और जिन लोगों को राशन फ्री में मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा है। श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला ताई से आप ये पूछ लो कि टमाटर इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, वो बोलती है मैं तो टमाटर खाती नहीं हूँ, तुम भी मत खाओ। एक बंदे ने सवाल किया कि शेयर मार्केट में इतना टैक्स क्यों, हम जो कमा रहे हैं उसमें टैक्स देने के बाद उस इनकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, वो सब हमारा, लेकिन जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें भर भर के हिस्सा गवर्नमेंट का। तो ऐसे में निर्मला ताई बोलती है कि शेयर मार्केट मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ी है, वो तो अमीर लोगों के लिए। And options you've increased. Wait a minute. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. मतलब जो लोग सही से आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बना के रखा हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी की वजह से इतनी महंगाई हो रही है तो आप एक बात सुन लो, 1973 में इंडिया का टैक्स 97% हो गया था अंडर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। खैर बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो ये परसेंटेज थोड़ा 85 हो गया था और थोड़ा किया था और 74-75 तक ये परसेंटेज चला गया था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब गरीबी हटाने के लिए जो गरीब नहीं है उसे भी तुम गरीब बना दो। तो यार अगर ऐसे लोग पॉलिटिशियन होंगे तो यार हमारा डेवलपमेंट फिर तो होने से रहा। इंडिया में इतने ज़्यादा रेप्स केसेस सामने आ रहे हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। लगाओ आप 2-4 लोगों पर फांसी, अगले दिन से केसेस आना खुद कम हो जाएंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पर कुछ कर ही नहीं रही है। अब इस चीज़ में इंडियन गवर्नमेंट का जितना बड़ा हाथ है उतना ही बड़ा हाथ है हमारे इंडिया के लोगों का। इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद काम के लोग बहुत कम हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोगों का फोकस है जॉब्स के ऊपर, ना कि बिजनेस स्टार्टअप्स पर। इंडिया में जितने ज़्यादा स्टार्टअप बिजनेस होंगे इंडिया उतना डेवलप्ड कंट्री बनेगा। लेकिन हमारी इंडियन फैमिली में हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटा 12th कर लो, कॉलेज कर लो, डिग्री कर लो, फिर उसके बाद जॉब कर लो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। अगर आज कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से पैसे मांगता है कि मुझे बिजनेस करना है तो हो सकता है उसे पैसे ना मिले, लेकिन वहीं अगर वो बच्चा अपने कोई कोर्स के लिए पैसे मांगेगा तो उसे तुरंत पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं अपने स्टार्टअप या बिजनेस के काम के लिए कहीं जाना पड़े तो आपको सब लोग मना करेंगे, लेकिन वहीं अगर आपको कोई अपने स्कूल का पेपर या कोई और कोर्स करने जाना पड़े तो आपको कोई मना नहीं करेगा। हम लोग बिजनेस से डरते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए और शादियों में शो ऑफ करने के चक्कर में ना जाने कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे महान होते हैं कि सामने वाले को दिखाने के लिए अपनी शादी में सारी जिंदगी भर की कमाई उड़ा देते हैं। अगर आईफोन अपने फोन से कॉलिंग का ऑप्शन हटा भी देगा तभी भी लोग आईफोन ही लेंगे, क्योंकि शो ऑफ भी तो करना है। गाड़ी लेके लोग रोड में ऐसे निकलते हैं जैसे खुद की रोड हो। जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी कहीं से भी घुसा देते हैं। भाई अगर ढंग से आराम से लाइन में चलो ना तो जाम कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को कौन समझाए, बिजी लोग हैं, जल्दी पहुंचना है, लोगों के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। बाहर की कंट्रीज में अगर अच्छा डेवलपमेंट है तो उनके लोगों में भी अच्छा डिसिप्लिन है। अगर आपको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। इंडिया में भी कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे इतने अच्छे ट्रैफिक रूल्स है कि वहाँ इंडिया के लोगों को मजबूरन डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। लेकिन आधे से ज्यादा इंडिया में तो ट्रैफिक लाइट खराब ही रहती है। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन भी होगा। गाड़ी तो लोग बहुत ले रहे हैं लेकिन उन गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास खुद की पार्किंग नहीं है। अगर आप किसी अच्छी कंट्री में जाओगे और अगर आपके पास खुद की पार्किंग नहीं है तो वहाँ पे आपको गाड़ी खरीदने की परमिशन भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया में तो लोग गाड़ी अपनी कहीं पे भी लगा देते हैं। तो गाइस ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिस वजह से हमारा इंडिया काफी ज्यादा पीछे है। अगर हम लोग इन सब चीजों में फोकस करें तो हम भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं।
सकते हैं। इंडिया में स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में सिखाई जाए, शो ऑफ की दुनिया से बाहर निकले, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, पेशेंस रखें। गवर्नमेंट को अपने फ़ायदे में ना सोचे, देश के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया के पॉलिटिशियन अपना काम सही से करें ताकि डेवलपमेंट बढ़िया हो सके। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, इस देश का उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।